तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो जो है बहुत ज्यादा खास होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के दिन में एक ऐसी महान शिक्षिका जिन्होंने पूरा भारत में जो है शिक्षा का बीज रोपित करके पूरा शिक्षा का जो है प्रचंड लहरा दी, और उन महान शिक्षिका का मृत्यु आज के दिन में ही हुई थी। तो बहुत ही अत्यंत दुख की बात है, और उन्होंने जो इस तरह से हमें लिए व्यवस्था दिया तो एक खुशी का भी दिन है। तो आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं से संबंधित जो है मैं आज कुछ वीडियो में बताने वाला हूं कि वैसी महान शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में जो है शिक्षा के बीज रोपित करने के साथ साथ महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए क्या क्या उनकी योगदान रही, भारत में वो क्या क्या योगदान दे के गई, तो उन्हीं के संबंध में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बताने से पहले भारत में सभी जन्मे संत गुरुओं को कोटि कोटि नमन। हमारी इस पावन धरती पे जन्मे तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस भारत देश में सबसे पहले शिक्षा की बीज रोपित करने वाली माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिबा फुले, माता फतिमा शेख के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके साथ साथ महिलाओं को जो है, महिलाओं को नारी होते हुए नारी का हिम्मत देने वाली वैसे झलकारी बाई के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज के दिन में फिर से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं वैसी माता जिन्होंने भारत में सबसे पहले जो है शिक्षा की बीज रोपित करके चली गई। आज बहुत ही दुख की दिन है, इसके साथ साथ बहुत सुख का भी दिन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के दिन में आपको मैं कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जो माता सावित्रीबाई फुले के साथ बीती, और उन्होंने इतना कुछ झेल के जो है ब्राह्मणों का जो ठेकेदार, ब्राह्मण ठेकेदारों का जो था कुप्रथा, उस कुप्रथा को माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिबा फुले अपने पैरों की लातों से ठोकर मार कर जो है उन्होंने भारत में शिक्षा के बीज रोपित कर दिया। भारत में शिक्षा के लिए जो है प्रचंड लहरा दिया, भारत में सूर्य की प्रकाश फैला दी। तो वैसे महान शिक्षिकाओं को फिर से कोटि कोटि नमन। अब जो है हम कुछ उससे इंपॉर्टेंट बातें को हम बताएंगे जो माता सावित्रीबाई फुले से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तो आप माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आप कुछ भी नहीं जान पाइएगा। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ऐसे माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिबा फुले, इन सभी लोगों के बारे में यदि आप नहीं जानते तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखें वीडियो को, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में क्या क्या योगदान देके गई। की जन्म कब हुई थी? माता सावित्रीबाई फुले के जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुई थी। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुई थी? तो माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुई थी। महाराष्ट्र का एक गांव था, जिस गांव का था नाय गांव। उस गांव का सतारा एक क्षेत्र था, उस सतारा में उनकी जन्म हुई थी। माता सावित्रीबाई फुले की जो है शादी जो है 1831 में, देखिए शादी इसकी जन्म हुई, और 1840 में जो है इसका शादी हो गई। जो किसके साथ शादी हुई? शादी हुआ था किसके साथ? ज्योतिबा फुले के साथ शादी हुई थी। उस ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर जो है भारत में एक ऐसा प्रचंड लहरा दी, भारत के लिए कुछ ऐसा करके चली गई जो कि सदियों तक महिलाएं उनको याद करेगी, शूद्रों लोग याद करेंगी, SC ST OBC लोग बहुत याद करेंगे। तो इन्होंने एक ऐसे कुछ काम करके चले गए। तो देखिए, उनकी जो जन्म हुई थी 1831 में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के नाय गांव, सतारा में, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। इसकी शादी 1840 में हो गया, यानी कि मात्र 9 वर्ष में उनकी शादी हो गई। और 12 वर्ष के कौन थे? ज्योतिबा फुले। भारत देश में जो है मनुस्मृति जैसा कानून व्यवस्था था। मनुस्मृति एक ऐसी कानून थी जिसमें मनु ने उस संविधान को लिखा था, एक प्रकार का वो संविधान था जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे कैटेगरी में बांट के रखे थे। शूद्रों के लिए कुछ व्यवस्था करके रखे थे कि शूद्र जो है कभी भी वंचित रहेंगे, पढ़ाई से कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था। भारत में जो है शूद्रों महिलाओं के लिए जो सती प्रथा जैसे गंदी प्रथा बांध के रखे हुए थे। वो सती प्रथा जब महिलाएं लोग जो है, जब महिला विधवा हो जाती थी तो वैसे कंडीशन में उस महिला
विधवा महिला को जिंदा जला दिया जाता था। सोच सकते हैं भारत देश में किस किस प्रकार से कंडीशन से हमारी भारत की परिस्थिति कितना गंदी रही होगी। और उस कंडीशन में हमारी भारत में एक ऐसी महान शिक्षिका का जन्म होती है 1831 में, जिन्होंने पूरा इतिहास ही बदल के रख देती है। तो इनके लिए फिर से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं कि भारत में एक ऐसी कुप्रथा था जहां पे महिलाओं को जिंदा जला दी जाती थी, जिंदा जला दी जाती थी, सती प्रथा, ठीक है ना। तो सबसे खत्म प्रथा भारत की कौन थी? तो सती प्रथा। दूसरा प्रथा एक और था ब्रीड टैक्स प्रथा, जिसमें क्या होता था, ब्रीड यानी कि जो है स्तन रखने पर जो है टैक्स देना पड़ता था। तो भारत में कितनी गंदी प्रथा थी, और ये गंदी प्रथा किन्होंने बना के रखा था? इन ब्राह्मणों 3% ने बना के रखे थे। तो अब देखिए, आप पहले आप देख लीजिए 1840 में जो है इनकी शादी हो जाती है, किसके साथ? ज्योतिबा फूले के साथ। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे, समाज के बारे में सोच सोच के बहुत चिंतक रहते थे। जैसे ही ज्योतिबा फूले के साथ शादी होती है, ज्योतिबा फूले ने जो है अपना पत्नी यानी कि सावित्रीबाई फूले को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जो है जब सावित्रीबाई फूले कुछ पढ़ लिख जाती है, तो सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाते हैं महिलाओं को, तो ब्राह्मण लोग जो है उसको कीचड़ फेंक के मारते हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट जो किया हुआ रहता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। इसके साथ साथ मैला उसके ऊपर फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। इन टोटल चीज़ों से लेकर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर से उनको कितना बार मार देते हैं ब्राह्मण लोग। लेकिन सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए नहीं झुकती है, वो पढ़ाने के लिए जाती है। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती है तो उस दौरान जो है वो 2 साड़ी लेके जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। ब्राह्मण लोग जो है उसके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, जिसके वजह से जो है सावित्रीबाई फूले का जो है साड़ी गंदी हो जाती थी, इसलिए डबल साड़ी लेके जाती थी, और जहां पढ़ाने जाती थी वहां पे जाके फिर साड़ी चेंज करना पड़ती थी। तो समझ सकते हैं कि भारत में, इस देश में कितनी मतलब समस्या हमारी महिलाओं के लिए थी। इन ब्राह्मणों ने ऐसी प्रथा बना के रखी। जैसे ही ये दोनों मिल जाते हैं, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, दोनों का विचारधारा बिल्कुल एक जैसा, समाज सुधारक की विचारधारा दोनों के ऊपर थे, और उन्हें समाज को सुधारने के लिए एक प्रकार की प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने घर से निकलना शुरू करती है और महिलाओं को पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन इतना आसानी से पढ़ा नहीं पा रही थी, काफी ज्यादा उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा का विद्यालय खोली। अब आगे देखिए, 1848 में अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर, पुणे में अपने पति के साथ मिलकर क्या किया? पहले स्कूल की स्थापना किया। 1848 में सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, ये दोनों मिलकर जो है पुणे में जो है स्कूल की स्थापना की, जो भारत की सबसे प्रथम स्कूल था, सबसे प्रथम स्कूल महिलाओं के लिए था। कहां पे खोली? तो पुणे में खोली। कितना विद्यालय खोले थे? तो 18 विद्यालय खोले थे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले मिलकर। दोनों ने कितना विद्यालय खोली? तो 18 विद्यालय खोली थी। कहां पे? पुणे में, ठीक ना। सावित्रीबाई फूले ऐसे समय में पहली भारतीय महिला थी। देखिए, भारत में सबसे प्रथम महिला शिक्षिका, आप नेट में मारिएगा तो ही देगा, किसका नाम देंगे? तो सावित्रीबाई फूले के ही नाम देंगे। तो भारत की सबसे प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले शिक्षिका थी जब लड़कियों को विद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। आने सोच लीजिए, जिस समय महिलाओं को जो विद्यालय जाने की कोई अनुमति नहीं था, उस समय सबसे पहले जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो शिक्षिका मानी गई, किसको मानी गई? तो सावित्रीबाई फूले को। भारत में उसे प्रथम महिला शिक्षिका मानती है। आज भी भारत में उसे क्या मानती है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानती है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। इन्होंने सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि कई प्रकार के कुप्रथा का विरोध करके कई प्रकार की व्यवस्था देने की काम की, स्थापना की। विधवा आश्रम मतलब क्या होता है? 1854 में जो है विधवा महिलाओं के लिए, चूंकि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिसमें जो है विधवा जब हो जाती थी, मरने के लिए उसको मजबूर करते थे ब्राह्मण लोग। महिला लोग जो है आत्महत्या कर लेती थे, या तो उसे जला दिया जाता था ब्राह्मण लोग। सबसे पहले उन्होंने सती प्रथा के ऊपर जब रोक लगाई, सती प्रथा जब बंद हो गया, तो विधवा महिलाओं के लिए विधवा आश्रम की स्थापना की। कब? 1854 में। तो उन्होंने जो है भारत में एक नहीं बल्कि महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए। फिर वैसे महानायिका का मृत्यु 10 मार्च 1897 को हो गई। वैसे महानायिका कोटि कोटि नमन।